नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एडिशन अकेडमी आसिंद के इस YouTube चैनल पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने हमारा जो तीसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन वो प्रारंभ किया था। और पिछली कक्षा में हमने बात की थी डेनियल सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। सेल क्या होता है, उसकी अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, क्या क्या उस सेल से संबंधित प्रश्न जो है हमसे पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर हमने चर्चा की। आज जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से एक तो सेल विभव क्या होता है और एक सेल का विद्युत वाहक बल, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था। और बात करेंगे अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अपन सेल विभव के बारे में। देखिए सेल विभव क्या होता है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए सेल विभव जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें सेल विभव की, जो सेल विभव है ये दो प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। एक होता है आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड के रूप में, और एक होता है आपका RHS यानी राइट हैंड साइड के रूप में। LHS में अपन जानते हैं यानी जो अपना जो डेनियल सेल है, यहाँ हम विशेष तौर से बात करेंगे डेनियल सेल के बारे में बात करेंगे या डेनियल सेल के संदर्भ में बात करेंगे। और उसकी अगर हम बात करें तो जो डेनियल सेल होता है या जिसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसमें जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है? एनोड। और हम जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण का मतलब होगा, देखो जैसे मान लो कोई धातु A है, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं M है। धातु M जो है किसमें बदल जाएगी? M+ में, यानी धातु ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो धातु M से मान लो क्या हो गई, M+ हो गई। उसी प्रकार से हम बात करते हैं RHS की तरफ जो है, RHS की तरफ क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। और हम जानते हैं कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। यानी कोई धातु जो है इलेक्ट्रॉन लेगी, तो मान लो मैं कह देता हूं M+ से वो धातु क्या हो जाएगी, M हो जाएगी। जो धातु जो है वो M+ से क्या हो जाएगी, M हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कि सेल विभव दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा एनोड के ऊपर जहां पर क्या होता है ऑक्सीकरण, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव, और एक होगा कैथोड पर। कैथोड पर अपन जानते हैं क्या होता है, अपचयन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। देखिए एनोड विभव के समझने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको और समझा देता हूं। सेल आरेख कोई ज्यादा परीक्षा में नहीं पूछा था, लेकिन आपको नॉलेज इसके बारे में होना बहुत जरूरी है। सेल आरेख या जिसे हम सेल की चिन्ह परिपाटी कह सकते हैं, कोई भी सेल जो होता है उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने जो डेनियल सेल पढ़ा था, डेनियल सेल में हमने बात की थी कि हमने इस प्रकार से बनाया था कि इधर एक पात्र होता है और उस पात्र के अंदर क्या भरा होता है, जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? जिंक सल्फेट का विलयन। और इसके अंदर क्या लगी होती है, जिंक की छड़ लगी होती है। और एक दूसरा पात्र होता है राइट साइड की तरफ, उसमें क्या भरा होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। और उसके अंदर क्या लगी होती है, एक कॉपर की छड़ लगी होती है। और दोनों पात्रों को एक उल्टे यू आकार की नलिका के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पर जो दोनों जो ये जैसे जिंक की छड़ हो गई और ये किसकी हो गई, कॉपर की छड़ हो गई, इनको अपन क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर से। और साथ ही इसके साथ क्या लगी होती है, एक कुंजी लगी होती है। तो इस प्रकार से इस सेल को जो है प्रदर्शित किया जाता है। जो लेफ्ट साइड की तरफ होता है ये क्या था, एनोड था, और ये क्या था, कैथोड था। ये क्या था, कैथोड था। लेकिन इस प्रकार से हर एक सेल को बनाना क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल आरेख का उपयोग करते हैं, जिसे आपकी किताब के अंदर सेल की चिन्ह परिपाटी के रूप में टॉपिक दिया हुआ है, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो देखिए सेल आरेख क्या होता है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए जब भी हम सेल आरेख लिखेंगे तो इस तरफ जो लिखा जाएगा वो किसको लिखा जाएगा, सबसे पहले एनोड को लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? एनोड। एनोड के बाद अगर कोई भी उसकी जो विलयन है, उस विलयन की क्या लिखी जाएगी, सांद्रता लिखी जाएगी। विलयन की क्या लिखी जाएगी, सांद्रता। मान लेते कि मैं यहां लिख देता हूं विलयन। ठीक है, एनोड, फिर क्या लिखा जाएगा, विलयन। और उसके बाद ये जो दो आडी रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही, देखिएगा ये तो या एनोड को यहां लिखा जाएगा, यानी एनोड की जो छड़ कौन सी है उसको यहां लिखा जाएगा। उसके बाद उसको किस विलयन के अंदर रखा गया है
उस विलयन को यहाँ लिखेंगे और विलयन की क्या लिखेंगे हम सांद्रता भी लिखेंगे। विलयन की क्या लिखेंगे कोष्टक में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विलयन की क्या लिखेंगे सांद्रता भी जो है वो लिखी जाएगी, विलयन की सांद्रता। ठीक है, इसके बाद ये जो दो रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही है ये दर्शाती है साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु को दर्शाती है। फिर इसके बाद अपन क्या लिखेंगे विलयन लिखेंगे और विलयन की क्या लिखेंगे सांद्रता भी लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे कैथोड को लिखेंगे। किसको लिखेंगे कैथोड को लिखा जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं इस प्रकार से किसी भी सेल को लिखा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं डेनियल सेल को लिखना हो अपने को, मान लो डेनियल सेल के बारे में अगर अपने को मान लो लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन जानते हैं डेनियल सेल के अंदर जो एनोड होता है किसका होता है वो जिंक का होता है। किसका होता है जिंक का। और विलयन जो है किसका भरा जाता है जिंक सल्फेट का भरा जाता है। किसका भरा जाता है जिंक सल्फेट का भरा जाता है। और मान लो विलयन की जो सांद्रता है मान लो वो कितनी है m/10 है तो अपन लिख देंगे m/10। देखिए सेल आरेख में कैसा लिखा जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे एनोड को लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे विलयन, विलयन की सांद्रता। फिर जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है ये किसको दर्शाएगी लवण सेतु को दर्शाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे विलयन और विलयन की सांद्रता लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे कैथोड, यानी यहाँ पर जो कैथोड लिखा जाएगा, जो कैथोड की जो छड़ कैथोड का काम करेगी उसको यहाँ लिखा जाएगा और उस कैथोड यानी उस छड़ को जिस विलयन के अंदर रखा हुआ है उस विलयन को यहाँ हम लिखेंगे। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं डेनियल सेल की बात करते हैं एक बार। डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो किसका होता है जिंक का होता है। डेनियल सेल क्या होता है पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिएगा डेनियल सेल जो होता है, इस डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है जिंक होता है और जिंक की छड़ को किस में रखा जाता है जिंक सल्फेट में रखा जाता है और उसकी सांद्रता हम मान लेते हैं m/10 है। उसके बाद क्या आएगी ये बताएगा लवण सेतु को। फिर बात करते हैं अपन डेनियल सेल के अंदर जो कैथोड जो होता है उसके अंदर विलयन किसका होता है कॉपर सल्फेट का विलयन बड़ा होता है और उसकी सांद्रता भी अपन मान लेते हैं m/10 है CuSO4। और उसके अंदर किसकी छड़ को रखा जाता है कॉपर की छड़ को रखा जाता है। किसको रखा जाता है कॉपर की छड़ को। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम आयन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं आयन के रूप में। एनोड पे देखो क्या होगा Zn जिंक और यहां पर क्या आयन आएगा Zn+2। क्या आएगा Zn+2। उसके बाद क्या आ गई ये दो रेखाएं आ गई ये लवण सेतु। फिर क्या आएगा ये Cu+2 और क्या जाएगा Cu। ये टूटता किस प्रकार से तो यहां हम देख सकते हैं जिंक से क्या बना जिंक+2। जिंक से क्या बना जिंक+2 यानी इसने क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया, इसने क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। और हम जानते हैं एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं Cu+2 से क्या बना Cu यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिया। इसने क्या किया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। तो हम ये भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो कैथोड जो होता है कैथोड पर क्या होता है अपचयन होता है जबकि एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार से जो हम सेल आरेख जो है लिख सकते हैं। और परीक्षा में जब भी आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें किसी सेल का चित्र नहीं होगा, उसमें क्या होगा प्रश्न अगर किसी सेल के बारे में दिया होगा तो क्या होगा सेल आरेख बना होगा। इसी प्रकार से आपको पता लगाना होगा कि सेल आरेख क्या होता है। तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे एनोड, एनोड के बाद ये सांद्रता वगैरह आपको प्रश्न के वहां देखने को नहीं मिलेगी। वहां जो मुख्य रूप से आपको मिल सकता है ये या तो इस रूप में मिलेगा या फिर इस रूप में मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो यानी इससे हम पता लगा सकते हैं कि आप इसको देखते ही अपन पता लगा सकते हैं भी ये एनोड है और ये क्या है कैथोड है। तो दिमाग में एक जो तस्वीर है वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि इधर क्या होगा एनोड होगा और उधर क्या होगा कैथोड होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया, चलो। तो सेल आरेख आपके समझ में आ गया कि सेल आरेख क्या होता है। किसी भी सेल को जिसे चिन्ह परिपाटी से हम दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं सेल आरेख कहते हैं। ठीक है, तो अब अपने अपने मुख्य टॉपिक पर हम आ जाते हैं। सेल विभव क्या होता है,
इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए सेल विभव के बारे में, सेल विभव जो है वो दो प्रकार से हम देखेंगे, एक तो एनोड पर, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए एनोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, कोई भी धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन देगी, इस तरह से अपन देख सकते हैं। देखो धातु ने इलेक्ट्रॉन दिया तो धातु जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा ना। और जो कैथोड है, कैथोड पर जो विभव उत्पन्न होगा, अपन जानते हैं कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो इस पर जो विभव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। यहां पर अपन देखते हैं अपचयन का मतलब कोई भी धातु है, धातु आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये धनावेश से किस में आ गया, उदासीन हो गया, ठीक है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है सेल विभव, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी है। एक बार मैं इधर लिख देता हूं सेल बहुत छोटा सा, थोड़ा सा बाद में अपने को जरूरत पड़ेगी। सेल विभव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो क्या होगा, एनोड होगा, और एक क्या होगा, कैथोड होगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण यानी इसको अपन लिख सकते हैं एम से क्या बन जाएगा, एम प्लस, और इसको अपन लिख सकते हैं एम प्लस से क्या हो जाएगा, ये एम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब समझिएगा कि कैसे उत्पन्न होता है। अपन बात करते हैं डेनियल सेल को लेकर, डेनियल सेल की बात कर रहे हैं अपन। देखिएगा मेरे पास क्या है, एक पात्र है, समझना इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से। मेरे पास ये एक पात्र है और इस पात्र में मैंने कोई विद्युत अपघट्य का एक विलयन भर रखा है। या हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं तो मैं कह देता हूं इसके अंदर मैंने मान लो भर रखा है जिंक सल्फेट का विलयन भर रखा है। किसका विलयन भर रखा है, जिंक सल्फेट का विलयन। और इसमें एक छड़ डुबो रखी है मैंने, जिंक की छड़ डुबो रखी है, एक छड़ मैंने लगा रखी है जिंक की छड़। आप यहां केवल समझ लीजिएगा, नोट्स जो है मैं यहां नहीं लिखा रहा हूं। नोट्स के लिए आपको पता ही है, आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, और बिल्कुल जिस प्रकार से व्हाट्सएप का आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसी प्रकार से उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जब आप अपने मोबाइल नंबर से उस पर रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो उसके बाद उसका जो सर्च बार है, सर्च बार में जाकर आप अडानिया एजुकेशन सर्च कीजिए, उसमें जो हमारा चैनल आएगा, चैनल को ओपन कीजिए और नीचे ज्वाइन लिखा होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद आप पूरे चैनल को आप एक बार चेक कर ले, वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के कंप्लीट नोट्स जो है आपको वहां पर बिल्कुल निशुल्क जो है वो मिल जाएंगे। तो नोट्स जो है आप वहां से डाउनलोड करके आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या किसी भी तरह से आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक पात्र जो अपन ले लेते हैं और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, और उसके अंदर एक छड़ लगी हुई है। कौन सी छड़ लगी हुई है, जिंक की छड़ लगी हुई है। अब क्या होगा कि ये जो जिंक की छड़ है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। ध्यान दीजिएगा, जिंक की छड़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। और ये जो जिंक सल्फेट है, समझिएगा जिंक सल्फेट कैसे टूटेगा, Zn+2, और कैसे टूटेगा, SO4-2। समझिएगा, जिंक की छड़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। और अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिंक के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर क्या ये जिंक इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, ये जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्योंकि अगर आप इस Zn+2 का अगर आप विन्यास लिखोगे, Zn+2 का अगर आप विन्यास लिखोगे तो इसका विन्यास यानी Zn+2 का अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। Zn+2 का अष्टक पूर्ण होता है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। जिंक 30 पर आता है और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये Zn+2 जो है इसका अष्टक पूरा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो वो जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, इस छड़ के ऊपर ही आ जाएंगे, जिसके कारण ये छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जो है ये छड़ के ऊपर रहेंगे, इसलिए ये छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। समझिएगा ध्यान से, ये छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। क्योंकि यहां पर ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेगा, ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा क्योंकि Zn+2 का अष्टक पूरा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अब देखिए इस छड़ पर क्या आ गया
ऋणावेश आ गया, और विलयन के अंदर ये क्या है, धनावेश। तो ये धनावेश क्या करेगा, इस छड़ के चारों तरफ क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। ये जो धनावेश है ये इस छड़ के चारों तरफ क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो विद्युत की एक दोहरी परत यानी द्विस्तर परत बन गई है। छड़ के ऊपर क्या है, ऋणावेश है, और ये इसके चारों तरफ क्या हो गया, धनावेश क्या हो गया, एकत्रित हो गया। छड़ के ऊपर क्या है, ऋणावेश है, क्योंकि जिंक की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, और विलयन के अंदर जिंक +2 है जिसका अष्टक पूरा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और SO4-2 ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस छड़ के ऊपर क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, जिसके कारण ये जो छड़ है ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और ये छड़ ऋणावेशित होने के कारण इस विलयन के अंदर जो जिंक +2 आयन है ये धनावेश होने के कारण विपरीत आयनों में क्या होगा, आकर्षण। तो ये इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से इसको घेर लेंगे। तो ये ऋणावेश परत और ये क्या हो गई, धनावेश परत। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो गई, विद्युत की क्या हो गई, या विद्युतीय दोहरी परत बन जाती है। तो यहां पर किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, तो यहां हम देख सकते हैं जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और क्या बनेगा, यहां पर हम देख सकते हैं जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा, Zn से क्या बन जाएगा, Zn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, यहां पर ये घटनाएं होगी। दूसरी हम बात करते हैं, यहां हम बात करते हैं सेकंड, इधर का जो हमने पात्र लिया था डेनियल सेल के अंदर, वो क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ था उसके अंदर, और उसके अंदर क्या लगा रखा था हमने, कॉपर की छड़ लगा रखी थी। हमने क्या लगा रखी थी, कॉपर की छड़, और उसमें क्या भर रखा था हमने, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो हमने भर रखा था इस प्रकार से। और इसके अंदर जो छड़ लगी हुई थी वो कौन सी छड़ लगी हुई थी, कॉपर की छड़ लगी हुई थी। कौन सी छड़ लगी हुई थी, कॉपर की छड़ लगी हुई थी। अब यहां पर क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, ये कॉपर सल्फेट Cu+2 है, या अपन लिख देते हैं इसको कॉपर सल्फेट CuSO4, और कैसे टूटेगा, ये Cu+2 के रूप में टूटेगा। किसमें टूटेगा, Cu+2 के रूप में टूटेगा। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा कि ये जो कॉपर सल्फेट है यहां पर क्या होगा, ये जब कॉपर की छड़ है ये भी क्या करेगी, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इस पर क्या आएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएंगे, विलयन के अंदर आ जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, विलयन के अंदर आ जाएंगे, जिससे कॉपर की छड़ पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेंगे, अंदर जो क्या है आपका कॉपर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और क्या होगा यहां पर, इसके हम देखें, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे टूटेगा Cu, इसको इधर लिख देता हूं मैं, नीचे लिख देता हूं एक बार, ये टूटेगा कैसे, Cu+2 और SO4-2। तो अब क्या होगा, जब ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, विलयन के अंदर आएंगे। यहां क्यों नहीं आए, क्योंकि यहां इसको कोई ग्रहण करने वाला था ही नहीं, जबकि यहां विलयन में से इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेगा, ये Cu+2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो बचेगा क्या, SO4-2। और इस कॉपर की छड़ पर क्या आया, आप कहोगे गुरुजी कॉपर की छड़ पर क्या आ गया, धनावेश आ गया, ये प्लस है, तो ये SO4-2 क्या करेगा, इसको चारों ओर से इस प्रकार से क्या कर लेगा, घेर लेगा, यानी ये इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ऋणावेश जमा हो जाएगा। इस तरह से इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ऋणावेश जो है ये जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, यहां पर क्या कर रहा है, कॉपर जो है विलयन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रहण, यानी Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। क्या बना रहा है, Cu। तो अगर हम यहाँ दोनों परिस्थितियों पर अगर विचार करके देखते हैं, यहां पर हमने क्या रखा, विलयन के अंदर क्या रखा था, छड़ रखी, और विलयन नंबर का आपको क्या दिखाई दे रहा है, धनावेश दिखाई दे रहा है, छड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, ऋणावेश दिखाई दे रहा है। और यहां पर क्या होता है, जब विलयन के अंदर हमने छड़ रखी तो छड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, धनावेश दिखाई दे रहा है, जबकि विलयन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ऋणावेश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब किसी धातु की छड़ को, अब देखिएगा सेल विभव किसे कहेंगे,
जब किसी धातु की छड़ को विलयन में रखा जाता है, जब किसी धातु की छड़ को विलयन में रखा जाता है तो विलयन और छड़, ध्यान दीजिएगा, जब किसी धातु की छड़ को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में रखा जाता है तो विलयन और धातु की छड़ के मध्य आवेश का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, यानी दोनों पर क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है, और इसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेल विभव कहेंगे। तो परिभाषा आप लिख सकते हो, सेल विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखिए, धातु की छड़ तथा इसके विलयन के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर, धातु की छड़, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश, और इसके अंदर क्या रहेगा, धनावेश, और यहां छड़ के ऊपर क्या रहेगा, धनावेश, और ये क्या रहेगा, ऋणावेश। इस प्रकार से दो विभव उत्पन्न होने के कारण दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, विभव का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेल विभव। तो लिखो, जब किसी धातु की छड़ को विद्युत अपघट्य के विलयन में रखा जाता है, अब कौन सी धातु की छड़, क्योंकि दोनों में विपरीत आवेश आएगा, जब किसी धातु की छड़ को विद्युत अपघट्य के विलयन में रखा जाता है, विद्युत अपघट्य के विलयन में रखा जाता है, तो विद्युत अपघट्य के आयन वे धातु पर उत्पन्न, विद्युत अपघट्य के आयन वे धातु पर उत्पन्न आवेश, धातु पर उत्पन्न आवेश के विभव का अंतर, धातु पर उत्पन्न आवेश के विभव का अंतर, या जैसे विभव के अंतर को अपन क्या कह सकते हैं, विभवांतर, विभव का अंतर या विभवांतर क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। ठीक है, तो सेल विभव किसे कहेंगे, जब किसी धातु की छड़ को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में रखा जाएगा तो उस विद्युत अपघट्य के ऊपर, विद्युत अपघट्य के जो आयन होंगे और धातु पर जो आवेश होगा, उन दोनों के बीच में जो विभव का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेल विभव कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, और यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको अपचयन विभव कहेंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपके एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव होगा, जबकि कैथोड पर क्या होगा, अपचयन विभव होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, चलो अब देखो आगे क्या है। अब बात करते हैं अपन मानक परिस्थितियों में। चलो यहां पर एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, मैं आपको भूल गया था एक चीज और, एक डायग्रामेटिक को बता देता हूं। इस तरह से भी अपन ने देखा था, ये एक छड़ थी यहां पर और ये एक दूसरी छड़ थी, है ना। थोड़ा सा रह गया था यहां पर, एक और चीज बता देता हूं मैं। इस पर जो विभव उत्पन्न हो रहा था उसे हम क्या बोल रहे थे, अपचयन विभव, और इस पर जो विभव उत्पन्न हो रहा था उसे हम क्या बोल रहे थे, ऑक्सीकरण विभव। क्या बोल रहे थे, ऑक्सीकरण विभव। अब देखिए क्या होता है, जब यहां ये जो विलयन है, इस विलयन के अंदर जो आयन होंगे और इस धातु के ऊपर जो आवेश होगा, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेल विभव। क्या बोलेंगे, सेल विभव। लेकिन यदि इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ दिया जाए, दोनों अर्ध सेलों को अगर हम क्या कर दे, जोड़ दे, यानी अगर अब धारा प्रवाहित की जाए, तो जब दोनों सेलों के बीच का विभव का जो अंतर होगा या विभवांतर होगा उसे हम बोलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ क्या होगा, ये कोई धातु की छड़ है, जब इस धातु की छड़ को किसी विलयन में डुबोया जाता है, जब इस धातु की छड़ को किसी विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन में जो आवेश होगा और इस धातु की छड़ पर जो आवेश होगा, इन दोनों के बीच का जो विभव का जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेल विभव। किसी विलयन और धातु की छड़ के मध्य
विभव का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, सेल विभव। और दो अर्ध सेल है, दो अर्ध सेल है, और जब इनको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है या दो तार से इसको अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो विभव का अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेल विभव। माफ कीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। एक बार पुनः समझ ले, जब इस धातु की छड़ को विलयन के अंदर डुबोया जाएगा, जब इस धातु की छड़ को विलयन के अंदर डुबोया जाएगा, तो विलयन में जो आवेश होगा और जो धातु की छड़ पर जो आवेश होगा, उन दोनों के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा। और जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो विभव का अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ। और इसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, ई सेल के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, ई सेल के द्वारा। ई सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल, ई सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब ई सेल को हम बात करते हैं, ई सेल क्या होता है और इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया, ई सेल क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल, जो दोनों सेल है जब इनको जोड़ा जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो विभव का अंतर होगा वो कहलाएगा, क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल। और यदि विलयन और इस छड़ के बीच का जो विभव का अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल विभव। विलयन और छड़, इन दोनों के बीच का जो विभव का अंतर यानी विभवांतर क्या कहलाता है, सेल विभव। और दोनों सेलों के बीच विभवांतर क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इनकी परिभाषाएं जो है आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो देखिए आगे क्या होगा, बात करते हैं हम ई सेल को लेकर, बात करते हैं जैसे ई सेल। ई सेल हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सीधा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखिएगा इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसके लिए हम उपयोग करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का। किसका उपयोग करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। आप कहोगे गुरुजी ये क्या होता है, जब मानक परिस्थितियां होती है, मानक परिस्थितियों में जो सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होगा, देखो जब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटीएम दाब पर, जब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटीएम दाब पर जब किसी सेल का विभव ज्ञात किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, ई नोट के द्वारा दर्शाते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, ई नोट के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी दो प्रकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तो मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव, जिसे हम दर्शाते हैं ई नॉट ओ एक्स आई, ई नॉट ओ एक्स यानी ऑक्सीडेशन। और एक होता है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, इसे हम दर्शाते हैं ई आर ई डी यानी रिडक्शन, ई नॉट आर डी डी, ई नॉट आर ई डी। ठीक है, तो वही है, इलेक्ट्रोड विभव ही है, लेकिन हमने क्या किया, इसके साथ मानक जोड़ दिया। मानक का मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी सेल का सेल विभव, ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेल का सेल विभव 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटीएम दाब पर ज्ञात किया जाता है, या जैसे हम यूं कह सकते हैं कि जब किसी सेल का विभव मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थिति का मतलब क्या होता है, मानक परिस्थिति का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब। तो जब किसी सेल का विभव मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे ई नोट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि मानक परिस्थितियों में अगर हम ऑक्सीकरण विभव की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, जिसे हम ई नॉट ओ एक्स आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम मानक परिस्थितियों में अपचयन विभव की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ई नॉट आर ई डी।
देखिए आगे बात करते हैं अपन। इसको अपन क्या बोलते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलते हैं? मानक ऑक्सीकरण यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको बोलते हैं मानक अपचयन विभव, यानी क्या बोलेंगे? एसआरपी। क्या बोलेंगे? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं ई नॉट सेल की। ई नॉट सेल जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था, क्या लिखेंगे अपन? ई नॉट कैथोड, CaTHODE माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा? एनोड। ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल। क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल। ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किस तरफ होता है? कैथोड होता है राइट साइड की तरफ डेनियल सेल में, और एनोड किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड की तरफ। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख देता हूं, ई नॉट सेल बराबर ई राइट साइड माइनस ई लेफ्ट साइड। क्या लिख सकते हैं? ई राइट साइड माइनस ई लेफ्ट साइड। ध्यान दीजिएगा, जब भी, ध्यान दीजिएगा, किताबों में लिखा नहीं होता है, जब भी हम क्या करेंगे? ई नॉट सेल या ई सेल ज्ञात करेंगे तो हम किसका उपयोग करेंगे? एसआरपी का उपयोग करेंगे। एसओपी में कभी भी, एसओपी में कभी भी ई नॉट सेल या ई सेल ज्ञात नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किताबों में कहीं पर भी ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट्स में भी ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी। आपको लिख लेना है कि जब भी हम क्या करेंगे? ई सेल ज्ञात करेंगे या ई नॉट सेल ज्ञात करेंगे, हम किसका उपयोग करेंगे? मानक अपचयन विभव यानी एसआरपी का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एसआरपी और एसओपी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एसओपी और एसआरपी क्या होते हैं? किसी भी सेल के लिए क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मान लो कि आपको, अगर मान लो दे रखा है 1.5 वोल्ट, क्या दे रखा है? किसी भी सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव, किसी भी सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना दे रखा है? अगर आपको 1.5 वोल्ट दे रखा है, तो जब हम क्या करेंगे? इसका चिन्ह बदलेंगे। जब हम इसका चिन्ह बदलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एसआरपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसआरपी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सेल होता है उसके लिए मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है? समान होता है। यदि किसी सेल का मानक अपचयन विभव अगर धनात्मक है तो उसी सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वैल्यू दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए जब भी अगर आपको किसी सेल के या अगर आपको एसआरपी दिया हुआ है यानी मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, अगर उसका मान धनात्मक है और यदि आपसे पूछ लिया जाए उस सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव यानी एसओपी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? इसका चिन्ह क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मानक अपचयन विभव आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। परीक्षा में ये चीजें जो है आपसे नहीं पूछी जाएगी। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा उसको लेकर हम बात करते हैं। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं, जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लेकर पूछा जाता है, ई नॉट सेल को लेकर पूछा जाता है। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ये ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसकी बात करेंगे अपन मुख्य रूप से, और इसी से परीक्षा में आपको प्रश्न मिल सकता है। ठीक है, और इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इसके लिए हम उपयोग करते हैं एसआरपी का। किसका उपयोग करेंगे? एसआरपी का। इसमें हम एसओपी का उपयोग नहीं करेंगे। यानी यहां पर जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो किसकी रखी जाएगी? मानक अपचयन विभव की वैल्यू रखी जाएगी। मानक ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। लेकिन मैंने बताया था मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों का मान समान होता है, लेकिन इनके चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अगर किसी सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव +5 है तो उसी सेल का मानक अपचयन विभव क्या होगा? -5 होगा। ठीक है, तो इसको लेकर किस प्रकार से प्रश्न जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं, उसकी लेकर हम बात करते हैं। देखिएगा, मान लो कि यहां पर आपको एक कोई सेल दे दिया जाता है। जैसे मान लो आपको सेल दे रखा है Zn +2
Cu+2 और Cu, ये कोई डेनियल सेल एक अपने को दे रखा है, या डेनियल सेल या कोई सा भी अपन एक सेल मान लेते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया, कहा गया कि आपको दे रखा है, यहां पर आंकड़ा दे रखा है Zn+2, ये दे रखा है आपको मान लो 0.03 वोल्ट, और दूसरा आपको दे रखा है Cu+2, और ये आपको दे रखा है मान लेते हैं अपन -0.02 वोल्ट, ठीक है। और आपसे कहा गया कि इस सेल का आपको क्या ज्ञात करना है, ई नोट सेल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये एक सेल आरेख बना हुआ है, आंकड़े ये आपको दिए हुए हैं, और क्या पूछ रहा है, ई नोट सेल ज्ञात करना है। ई नोट सेल का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ध्यान दीजिएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि इस सेल के अंदर कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। दोस्तों ये जो चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, ये सेल आरेख लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेल आरेख। और सेल आरेख में मैंने बताया था इधर क्या होता है एनोड और इधर क्या होता है कैथोड, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, कैथोड हो गया, और ये क्या हो गया, एनोड हो गया, क्या हो गया, कैथोड, और ये कैथोड और ये एनोड। अब इनकी वैल्यू आपको यहां रखनी है और इनकी वैल्यू आपको यहां दी हुई है, तो समझिएगा आप ध्यान से, आपको इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको इसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, समझिएगा ध्यान से। ये देखिएगा जिंक से क्या बन रहा है, Zn+2, इसको आप छोड़ दीजिए, अब आपको तो केवल इसमें से केवल ये पता लगाना है कि एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है, इसमें से केवल आपको ये पता लगाना है कि एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है, उसके बाद भूल जाइए कि ये क्या है, कैसे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां आपको देखो जिंक से क्या बन रहा है, Zn+2 बन रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब सामने जो ये चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण विभव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण विभव लिखा हुआ है। अपने को क्या ऑक्सीकरण विभव चाहिए, अपने को ऑक्सीकरण विभव नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपचयन विभव चाहिए। तो मैंने बताया था यदि ऑक्सीकरण विभव लिखा हुआ है तो उसका चिन्ह जो है आप परिवर्तित कर दीजिए, उसका आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अपचयन विभव प्राप्त हो जाएगा। तो यदि मैं इसका चिन्ह अगर बदल देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे इसका अपचयन विभव प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अपचयन विभव क्या हो जाएगा, -0.03 वोल्ट। अब मेरे पास ये क्या आ गया, मानक अपचयन विभव आ गया, क्या आ गया, मानक अपचयन विभव। यहां देखिए यहां पे भी क्या दे रखा है आपको, Cu से Cu+2। आप कहोगे गुरुजी यहां तो ये लिख रखा, आपने उल्टा लिख दिया। मैंने उल्टा नहीं लिखा, ये प्रश्न है, मैंने उल्टा नहीं लिखा, ये क्या है, प्रश्न है। कोई डेनियल सेल अपन मान रहे, अपन एक हाइपोथेटिकली एक काल्पनिक चीज मैंने लिख दी है, बाकी इनकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है, वो हम बात करेंगे आगे और, ठीक है। तो यहां देखो Cu+2 से, यानी Cu से क्या हो गया, Cu+2 हो गया, Cu से क्या हो गया, Cu+2, यानी यहां पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब सामने जो चीज लिखी हुई है ये भी क्या लिखी हुई है, ऑक्सीकरण विभव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण विभव। क्या अपने को ऑक्सीकरण विभव चाहिए, नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपचयन विभव। तो यदि मुझे इसका अपचयन विभव प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसका चिन्ह बदल देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 वोल्ट, और ये क्या आ गया आपका, SRP आ गया, क्या आ गया, SRP। दोनों की SRP अपने को प्राप्त हो गई और इनकी वैल्यू अपने को इस सूत्र में रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ई नोट सेल बराबर क्या आएगा, कैथोड, कैथोड कौन सा था, ये वाला था, और इसकी वैल्यू कहां पर है, ये लिखी हुई है। कैथोड की वैल्यू कितनी है, 0.02 वोल्ट। फिर क्या है, माइनस, ये माइनस, फिर क्या मुझे एनोड चाहिए, तो एनोड की वैल्यू क्या कहां लिखी हुई है, यहां लिखी हुई है, क्या है, -0.03 वोल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, ई सेल बराबर 0.02 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 0.03 वोल्ट। आप इसको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, ये आपके पास क्या जाएगा, किसी भी सेल का क्या जाएगा, ई नोट सेल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। अब देखिएगा यदि यहां पर इस जो कॉपर की अगर हम बात करें, यहां पर ये इस तरह से लिखा हुआ था कॉपर, अभी देखो
क्या लिखा हुआ था, Cu से क्या लिखा हुआ था, Cu से ये लिखा हुआ था Cu+2, है ना। अगर यहां पर यानी ये क्या हो रहा है, Cu से क्या हो गया, Cu+2 यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर यही चीज अगर यहां पर ऐसे लिखी होती, Cu+2 से क्या हो रहा है Cu, इसका मतलब ये Cu+2 से Cu बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है अपचयन, तो फिर हम इसका चिन्ह नहीं बदलते। लेकिन यहां पर जो दोनों वैल्यू जो आपको दी हुई थी, किस में दी हुई थी, ऑक्सीकरण विभव में दी हुई थी, और अपने को अगर ये सेल ज्ञात करना है तो अपने को क्या चाहिए होता है, अपचयन विभव चाहिए होता है। तो अपचयन विभव प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सेल हो उसका अगर आपको ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो आप क्या कर दीजिएगा, उसका चिन्ह बदल देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अपचयन विभव प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका एक जो क्वेश्चन हो गया, ई नोट सेल जो है हम कैसे ज्ञात करते हैं। एक अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन Zn से Zn+2 और Ag+ और ये Ag, ये एक आपको सेल दिया हुआ है और आंकड़े आपको दे रखे हैं। Zn+2 या मैं लिखता हूं Zn से ये Zn+2, ये ले लेते हैं। और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है, इसका ई नोट सेल ज्ञात करना। क्लियर। तो अब वही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो क्या करना है, एक तो अपने को क्या करना है, इसकी अभिक्रिया लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, अभिक्रिया। ठीक है, वैसे ज्यादा यहाँ कोई अभिक्रिया की कोई अपने को ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा क्या करना होगा अपने को, ये क्या हो रहा है, देखो जिंक से Zn+2 बन रहा है, मतलब क्या हुआ, जिंक से Zn+2 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या अपने को ऑक्सीकरण चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपचयन विभव चाहिए। तो इसका अपचयन विभव प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -0.32 वोल्ट, -0.32 वोल्ट। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा बताओ, ये देखो आप देख रहे हो Ag से Ag क्या हो रहा है, Ag+ से क्या हो रहा है, Ag बन रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है। तो इसका मतलब सामने जो विभव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अपचयन विभव। अपने को चाहिए क्या, अपने को अपचयन विभव ही चाहिए। अपने को क्या चाहिए, अपचयन विभव ही तो चाहिए अपने को। ठीक है। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, इसका चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, इसका चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, इसको हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। अब देखिए इसकी एक अभिक्रिया लिखनी होती है। ठीक है। यहां अगर आप देख रहे हो इसकी अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, देखिए इसकी, हालांकि यहां अपने को ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती इसकी। तो क्या है, देखो जिंक से क्या बनेगा, Zn+2 और क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और इधर यहां पर आप देख रहे हो क्या है, Ag+, क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, ये Ag बनाएगा। ठीक है। अब देखो अपने को अभिक्रिया को क्या करनी होती है, संतुलित करनी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है। तो यहां मैं क्या करता हूं, अगर इस अभिक्रिया को मैं 1 से गुणा कर देता हूं और इसको मैं अगर 2 से गुणा कर देता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इसको मैं कर देता हूं ×2 और इसको कर देता हूं मैं ×1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा 2Ag। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मर गए, तो क्या बचेगा, देखो इधर Zn+ 2Ag+ और ये क्या बन जाएगा आपका 2Ag। क्या हो जाएगा 2Ag। ठीक है। तो ये इस सेल की क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, सेल की अभिक्रिया। हालांकि इसमें अपने को आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर मैंने एक थोड़ा सा तरीका बता दिया कि कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया जो है हम लिख सकते हैं। बढ़िया।
अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है उसको लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ई सेल वाला क्वेश्चन जो है आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और बहुत ही इजी है, ऐसा कोई विशेष इसके अंदर नहीं है। अकॉर्डिंग टू 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, एक बार आपको पुनः बता देता हूं, यहां पर मैं किसी नीट या जेई लेवल की केमिस्ट्री जो है नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल और केवल 12th की बात कर रहा हूं। जब भी नीट और जेई की बात करेंगे तो उसके लिए अलग से इसी टॉपिक का वीडियो बनाया जाएगा और उसमें उसी लेवल की बात की जाएगी और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात की जाएगी। यहां मैं केवल और केवल कक्षा 12 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है उसमें किस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और उतना ही मैटर में आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। अभी हाल फिलहाल हम कक्षा 12 के लेवल की बात करेंगे, जब भी नीट या जेई का अगर अपन कोई वीडियो बनाएंगे तो वहां पर इस लेवल की बात, उसी लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो बात करते हैं अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बोर्ड में इससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? जो धातुएं जो होती है, धातुओं को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार पर या घटते हुए ऑक्सीकरण विभव के आधार पर जब व्यवस्थित किया जाता है तो जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये धातुओं को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार पर, धातुओं को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और ये श्रेणी कौन सी है ये हम बात करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं एक बार उसको। कट जाएगा नीचे ये। दिखा या कट गया? थोड़ा इसको छोटे कर देते हैं अपन, है ना। कट रहा नीचे ये थोड़ा सा, इसको मैं छोटा कर देता हूं। देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, इधर है ना, इधर लिख रहा हूं। देखिए इधर ऊपर है ना, ऊपर यहां लिख देता हूं इसको मैं, इसके नीचे वाला। देखिएगा यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी धातुओं को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार, यानी यहां अगर हम चलेंगे तो सबसे कम विभव किसका होगा? लिथियम का। इसका विभव क्या होगा? सबसे कम अपचयन विभव होगा। लिथियम का जो अपचयन विभव होगा सबसे कम होगा। यहां अगर बात करें नीचे तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? प्लेटिनम का। सबसे अधिक किसका हो जाएगा? प्लेटिनम का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। जब हम क्या करेंगे, ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे, देखिए इधर ऊपर से हम क्या करेंगे? नीचे आएंगे तो अपचयन विभव क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? अपचयन विभव क्या होगा? बढ़ेगा। अपचयन विभव क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। इसलिए सबसे कम किसका होता है? लिथियम का होता है, ऋणात्मक। और हाइड्रोजन का कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। यानी हाइड्रोजन से ऊपर ये जितनी भी जो धातुएं आपको दिखाई दे रही है
इन सभी धातुओं का जो अपचयन विभव होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, शून्य। और उसके बाद ये जितनी भी धातु हैं इनका विभव क्या होगा, धनात्मक होगा, और इनका विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इनका जो अपचयन विभव होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक, और इनका क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए जब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। यानी अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। जब अपन क्या करते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन होगा इसका मतलब क्या होगा, वो अपचय होगा या ऑक्सीकारक होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीकारक। यानी अपन कह सकते हैं ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ेगी ऊपर से नीचे चलने पर, तो अपचय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अपचय प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। देखिएगा, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जो किसी का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। जो किसी का ऑक्सीकरण कर देता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब अपन ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ग्रहण कर रहा है मतलब उसका खुद का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और वो किसी दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण। जो किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये क्या, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि अपचय प्रवृत्ति ने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, तो अपचय प्रवृत्ति भी क्या होगी, घटेगी। अगर हम बात करें क्रियाशीलता की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता भी क्या होती है, घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता भी क्या होती है, घटती है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, मुख्य रूप से अपने को ध्यान में रखना है कि ये जितनी भी जो धातुएं हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पर, जो ऊपर की जो धातु होगी वो क्या होगी, एनोड, और नीचे की धातु क्या होगी, कैथोड। नीचे की धातु क्या होगी, कैथोड। अब देखिए, इसका एक याद करने का सीधा तरीका बता देता हूं मैं। जैसे लिथियम, तो मैं लिख देता हूं ले के बी यानी बारात, लेके बारात का सी एन यानी ना, लेके बारात का ना, एम यानी मजे से, मजे से, एल्यूमिनियम यानी आला, लेके बारात का ना मजे से आला, एम यानी मन, जिंक यानी जो, सी आर यानी करे, मन जो करे, एफ ई यानी फेंक, फेंक दे, एन यानी नींबू, एस यानी सड़ा, और पी बी यानी प्यारे। ठीक है, लेके बारात काना मजे से आला, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे नींबू सड़ा प्यारे। लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे नींबू सड़ा प्यारे। और इसको कैसे याद रख सकते हैं अपन, देखो, सी सबसे पहले कॉपर, सी, फिर मरकरी यानी एच, एक मिनट यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने, ए जी पी टी फिर ए यू, है ना, सी एच ए, फिर क्या है, पी ए, छापा, क्या हो जाएगा, छापा। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, लेके बारात काना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे नींबू सड़ा प्यारे। और इधर क्या हो जाएगा, छापा। ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अपचयन विभव क्या होगा, 0। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उनका अपचयन विभव क्या होगा, ऋणात्मक, और हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं उनका अपचयन विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। जो धातु ऊपर होगी उसका क्या होगा, एनोड, और जो धातु नीचे होगी उसका क्या होगा, कैथोड। अगर आपसे मान लो दो धातु की बात कर ली जाए, जैसे मान लो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से एनोड किसका होगा, तो जो धातु ऊपर होगी उसका क्या होगा, एनोड, और जो धातु नीचे होगी उसका क्या होगा, कैथोड। यानी जो मैग्नीशियम है इसका तो क्या होगा, एनोड, और एल्यूमिनियम का क्या होगा, कैथोड। क्या होगा, कैथोड। तो इस प्रकार से इन विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। अगर आपको मान लो कि दो धातु की छड़ दे दिए जाए,
धातु की 2 छड़ दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से सेल बनाओ, तो आप एनोड किसका बनाओगे और कैथोड किसका बनाओगे? तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एनोड और कैथोड का निर्धारण कर सकते हैं। तो आज का एक सामान्य वीडियो था जिसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं था, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी ई सेल ज्ञात करना। और ई सेल ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र बताया था, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। और उसमें भी आपको क्या लेना है, अपचयन विभव लेना है। अपचयन विभव के लिए आपको क्या करना है, यदि आपको प्रश्न के अंदर अपचयन विभव दे रखा है तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन यदि आपको ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो आप क्या करोगे, उस ऑक्सीकरण विभव का क्या कर दोगे, चिन्ह परिवर्तित कर दोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अपचयन विभव प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखें, कभी भी आप ई सेल ज्ञात कर रहे हो तो अपचयन विभव का ही उपयोग करोगे। यदि आपने ऑक्सीकरण विभव का उपयोग किया तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास में। आज के बाद अब मैं जो है वीडियो कंटिन्यू रखने वाला हूं, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को रेगुलर देखें। क्लासेज जो है अब रेगुलर चलेगी, तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अन्यथा फालतू में बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलें तो पूरी सुरक्षा के साथ मास्क लगाकर निकलें। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि आप जानते हो शिक्षण संस्थाएं हैं, जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं बंद है, अभी भी किसी प्रकार का विद्यालय या कोचिंग सेंटर जो है नहीं चल रहा है। इसलिए जहां पे भी जहां कहीं से भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कुछ भी आपको मिल रहा है आप लेने का प्रयत्न करें और उससे पढ़ाई अपनी जारी रखें। यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।